दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 4 जनवरी 2021 और आज के हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पीआईबी की जो न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। तो पीआईबी में आज कोई खास न्यूज़ स्पेसिफिक नहीं थी, लेकिन 2020 बीत चुका है, तो पिछले साल की प्रत्येक मंत्रालय मिनिस्ट्री के द्वारा रिव्यू अर्थात पिछले साल उसने कौन कौन से स्कीम लॉन्च की, कौन कौन से फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाए या अन्य कौन से इनिशिएटिव उठाए हैं, उनके बारे में प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा रिव्यू अब प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आज हमने जो पहला मंत्रालय आज हमने उठाया है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी इसी की समीक्षा देखने वाले हैं और इसके बाद हम लोग एक के बाद एक प्रत्येक मंत्रालय का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए, पीटी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? तो इसमें भारत पर्व को लेकर के न्यूज़ थी। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता कि भारत पर्व किसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अब जितनी भी इसमें बताने वाले हैं आज वो सभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की क्या हैं, स्कीम्स हैं। तो भारत पर्व जो है यह मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अर्थात पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और यह ज्ञान पथ व लाल किला के मैदान में, जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर हर साल ये उत्सव मनाया जाता है और यह 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन से शुरू होता है और 31 जनवरी तक ये चलता है। तो ये पिछले साल 26 जनवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी 2020 के बीच मनाया गया। अगर 2020 की थीम आपसे पूछी जाए तो पिछले साल की थीम थी 150 अर्थात 150 वर्ष ऑफ महात्मा गांधी, 150 ईयर्स ऑफ महात्मा एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी क्या रही है? थीम रही है। अन्य अगर बात करें तो दूसरा जो इसी मंत्रालय के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा यानी कहा जाए प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो कौन है? इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। अगर पूछा जाए कि इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर ये प्रोग्राम है क्या, तो ये पैन इंडिया का मतलब हुआ पूरे भारत में चलाया जा रहा है और ये ऑनलाइन कैसा है? ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम है जो कि डिजिटल डिवाइसों के माध्यम से पूरे भारत में चलाया जाएगा। अब बात आती है कि इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इनहेंस द ओवरऑल एक्सपीरियंसेज ऑफ टूरिस्ट, जो पर्यटक भारत में आते हैं उनके ओवरऑल एक्सपीरियंस अनुभव को क्या करना? प्रमोट करना, उनको और ज़्यादा यानी उनमें वृद्धि करना एंड क्रिएटिंग ए पूल ऑफ लोकल ट्रेंड प्रोफेशनल्स, जो प्रशिक्षित पेशेवर जो स्थानीय स्तर पे हैं उनका पूल क्या करना? उनका पूल सृजित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो इससे क्या होगा? स्थानीय स्तर पर भारत में रोजगार का भी क्या किया जा सकेगा? सृजन किया जा सकेगा, अर्थात एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के अवसर क्या होंगे? विकसित होंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जा सकता कि इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर किस मंत्रालय की पहल है? तो यह पहल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अर्थात पर्यटन मंत्रालय की पहल है। आगे आइए, अगला देखते हैं जो हमारे लिए काम का है। तो एक आपका कॉन्फ्रेंस आयोजित इसी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा किया गया, वो कौन है? कॉन्फ्रेंस ऑन डेस्टिनेशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये कहाँ किया गया? ये रन ऑफ कच्छ, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में किया गया है। तो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि कॉन्फ्रेंस ऑन डेस्टिनेशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक कहाँ आयोजित किया गया, यानी तो आपका इसका आंसर होगा रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में
स्थित है। आइए अगला देखते हैं। अगला इससे आपके आरओ या पीसीएस में किसी में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। देखो अपना देश वेब सीरीज जब लॉकडाउन लागू हुआ तो उस दौरान उसके पहले ही जनवरी से ही क्या किया गया, देखो अपना देश एक वेब सीरीज शुरू की गई और यह मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसे कब लॉन्च किया गया, जनवरी 2020 में। अब हम बात कर लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि लोगों के बीच यानी भारत के नागरिक जो हैं उनके बीच जागरूकता पैदा करना। और जागरूकता किस संबंध में पैदा करना, तो भारत की जो समृद्ध विरासत है उसको वो जान सकें और अन्य जो भारत के नागरिक हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो भारत के विभिन्न भागों में जा कर के भारत के भौगोलिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य एवं संस्कृति के बारे में यानी ज्ञान प्राप्त कर सकें और इसका लोगों के अन्य लोगों को भी क्या कर सकें, इस ज्ञान से अभिभूत कर सकें। इसका ये प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जा सकता। टोटल पूछा जाए ऐसे कितने वेब सीरीज का आयोजन किया गया, तो 68 वेब सीरीज का टोटल आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा किया गया है। अगला देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल भी लॉन्च किया गया। तब अब आपको ये आपका पता होगा कि जब भारत में लॉकडाउन लगाया गया था तो बहुत सारे पर्यटक जो यात्रा कर रहे थे, पर्यटन कर रहे थे, वो फंस गए। बहुत सारे विदेशी भी थे, तो उन्हीं को क्या किया गया, जो फंसे हुए पर्यटक हैं उनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जा सके, तो उसी के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इसमें लिखा भी है टू फैसिलिटेट सुविधा प्रदान करना एंड सपोर्ट समर्थन देना टू फॉरेन टूरिस्ट यानी विदेशी पर्यटकों को हु आर स्टैंडर्ड इन द कंट्री, जो भारत में फंस गए हैं। किसकी वजह से, उनकी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगला इसी मिनिस्ट्री के द्वारा जो अन्य पहल शुरू की गई उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो है आपका निधि। निधि एक मानव संसाधन मंत्रालय की भी पहल है। तो दूसरी चीज़ है यहाँ NIDH निधि दूसरी है। तो इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। यानी कि जो भारत में, ध्यान से समझिएगा कि उसका उद्देश्य क्या है, आतिथ्य सत्कार की भावना को प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है तो उसी को क्या किया जाएगा, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस तैयार किया जाएगा। तो ये है क्या, तो ये टू गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इट्स साइज, स्ट्रक्चर एंड एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। यानी कि आतिथ्य सत्कार के जो क्षेत्र हैं उसका आकार है, उसकी जो संरचना है, उसकी जो क्षमता है, इसी के संबंध में एक आपका क्लियर पिक्चर को क्या करना, प्राप्त करना। इस निधि जो स्कीम है इसका क्या उद्देश्य रखा गया है। तो आपसे पूछा जाए कि निधि किस मंत्रालय की पहल है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अर्थात पर्यटन मंत्रालय की पहल है। और इसका उद्देश्य क्या है, एक क्लियर पिक्चर को विकसित करना, को प्राप्त करना, और ताकि भारत के जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हैं इसके साइज हैं, स्ट्रक्चर व इसकी जो विद्यमान कैपेसिटी है उसको बूस्ट किया जा सके। अगला देख लेते हैं। अगला कौन है, अगला है साथी। साथी, तो इसको समझ लेते हैं। साथी फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इसका भी संबंध निधि के साथ ही है। तो इसको यानी जो QCI है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पूछा जा सकता ये है क्या, तो आपका साथी फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इसे QCI
के माध्यम से शुरू किया गया है। और इसका यानी क्या करना, इसका काम क्या है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंट्स ऑफ गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस होती हैं हॉस्पिटैलिटी की, उसको क्या करना, प्रभावी रूप में उनको क्रियान्वित करना, ताकि कोविड-19 या इसके बियॉन्ड, इससे परे जो सुरक्षा के यानी मानदंड हैं उसको लागू किया जा सके। कहाँ, होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट के लिए तथा अन्य जो प्लेस हैं वहाँ पर इसको लागू किया जा सके। अब इससे भी इम्पॉर्टेंट है, हमने दो आपकी चीज़ों को डिस्कस किया, एक निधि और दूसरा आपका साथी, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है इस प्रसाद स्कीम को समझना व जानना। तो प्रसाद क्या है इसको समझ लेते। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा कब 2015 में इसे शुरू किया गया था। तो हम समझ लेते हैं कि ये प्रसाद है क्या। तो प्रसाद की फुल फॉर्म है कि पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म है। पी से पिलग्रिमेज, आर से रिजुविनेशन, ए से आपका क्या हो जाएगा एंड, यस से हो जाएगा स्पिरिचुअल, ए से अगला ऑगमेंटेशन, डी से ड्राइव। इसको 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा शुरू किया गया। इसका जो फोकस एरिया था वो क्या था, आइडेंटिफाई, पता लगाना, एंड डेवलप, और विकसित करना। कि क्या विकसित करना, पिलग्रिमेज साइट्स अर्थात जो तीर्थ पर्यटक स्थल होते हैं उनको विकसित करना, जो भारत के विभिन्न भूभागों में, विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसके अंतर्गत जो पैसा लगेगा, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 100% जो फंडिंग की जाएगी वो सेंट्रल सरकार की होगी। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ भी इसमें पैसा नहीं लगेगा। तो ये फंडिंग 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। जब ये आपका प्रसाद स्कीम शुरू की गई तो उसी के साथ एक अन्य स्कीम भी शुरू की गई थी इसी 2015 में ही, स्वदेश दर्शन, यानी अपने देश में घूमिए और उससे आनंद उठाइए और ज्ञान, जो भारत का सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक और भौगोलिक ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या था, टू प्रमोट, डेवलप एंड हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में पर्यटन की जो संभाविता है उसको प्रोत्साहित करना, विकसित करना और उसको संजो के रखना। तो स्वदेश दर्शन में भी 100% जो फंडिंग होगी वो सेंट्रल सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये स्वदेश दर्शन के अंतर्गत पूरे भारत को 15 सर्किट में बांटा गया है। तो उन्हीं का यहाँ आप ध्यान रखिएगा, इससे भी पीछे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमने यहाँ ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, BCDEHKNRRSST और W। तो ये टोटल 15 आपके हो गए होंगे। यह हम जान लेते हैं कि 15 ये सर्किट, तो ये 4 लेटर्स लगातार लिखे हुए हैं, BCDE। तो बी से बुद्धा सर्किट, सी से कोस्टल सर्किट, डी से डेजर्ट सर्किट यानी मरुस्थल को, उसको भी विकसित करना, उसको भी स्वदेश दर्शन में शामिल करना, और ई से इको यानी पारिस्थितिकी जो है उसको भी इसमें शामिल किया गया। तो 4 शुरू लेटर्स का मतलब क्या है, यानी बुद्धा सर्किट, कोस्टल तटीय एरिया जो है उनको, तो ये कोस्टल सर्किट, डेजर्ट मरुस्थल सर्किट, ई से इको सर्किट। अब यहाँ 2 हैं, एक आपका एच यानी एक आपका हेरिटेज जो भारत की विरासत है उसको विकसित करना, और आपका अगला एच जो है वो हिमालयन सर्किट को दर्शाता है। तो एच यानी पहले एच का मतलब हुआ आपका हिमालयन सर्किट और दूसरे एच का यानी हेरिटेज सर्किट। के से आपका क्या है, कृष्णा सर्किट है। यन से आपका जो पूर्वोत्तर भारत है उसकी विरासत एवं उसकी समृद्धि को क्या करना, बूस्ट करना। तो ये यन का मतलब नॉर्थ ईस्ट क्या है, सर्किट है। अब यहाँ RRS टी और आपका RST लगातार अच्छा ना, तीनों डबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ आपको बताते हैं, गांव के लोग जो होते हैं वो रामायण देखना बहुत ज़्यादा पसंद
करते हैं। तो यहाँ आर से रूरल यानी ग्रामीण सर्किट है और अगले आर का मतलब क्या है? अगले आर का मतलब रामायणा सर्किट है। तो ये दो अक्षर आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद डबल एस में समझिएगा, डबल एस का मतलब हुआ जो सूफी संत होते हैं वो अध्यात्मवाद को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ अध्यात्मवाद को इंग्लिश में स्पिरिचुअल कहा जाता है। तो एक एस का मतलब हुआ सूफी सर्किट और अगले एस का मतलब हुआ आपका यानी स्पिरिचुअल सर्किट, सूफी सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट। अब यहाँ टीटी की बात आई है तो यहाँ एक आपका टी का मतलब तीर्थंकर जितने हैं उनका सर्किट बनाया गया और एक टी का मतलब क्या है? तो ट्राइबल जो भारत की जनजाति कहा जाए विरासत है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और लास्ट में जो डब्लू बचा उसका मतलब क्या है? वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, वन्य जीव होते हैं, उनको भी विरासत के रूप में विकसित करने के लिए स्वदेश दर्शन में शामिल किया गया। तो एक बार फिर से अगर आपको ये आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15 सर्किट अब आपको याद भी हो गए होंगे। बी, सी, डी, ई, 4 ये हो गए शुरू के। उसके बाद आपका डबल एच है यानी डबल एच और उसके बाद के एन, कर्नाटक से याद कर सकते हैं, के एन का मतलब कर्नाटक। तो एच के एन, डबल एच के एन। तो आपका उसके बाद आपका याद करने के लिए के एन का कर्नाटक का मतलब शॉर्ट फॉर्म में बताए हैं और इसका मतलब अलग है। यानी के का मतलब हुआ है कृष्णा सर्किट और एन का मतलब हुआ नॉर्थ ईस्ट सर्किट, कि आप लोग कर्नाटक ही याद कर लें। तो आपका बी, सी, डी, ई, उसके बाद डबल एच, उसके बाद के एन, उसके बाद आपका लगातार ये आपका डबल आर, डबल एस, डबल टी और लास्ट में आपका है डब्लू। लास्ट में डब्लू बचता है। तो अब आपको याद हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं अगला क्या न्यूज में था। तो एक न्यूज सुभाष चंद्र बोस को लेकर के थी, हालांकि पहले की है, यानी 30 दिसंबर। तो 30 दिसंबर 1943 में हुआ क्या था? जब सुभाष चंद्र बोस, आप जानते हैं कि ये भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। तो भारत को आज़ाद कराने के लिए ये कई जर्मनी, रूस, मॉस्को होते हुए जापान की यात्रा किए थे और उस समय याद कीजिए द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो ये 30 दिसंबर 1943 को जो अंडमान निकोबार है वहाँ पर एक स्थान है पोर्ट ब्लेयर में इन्होंने भारतीय तिरंगा को फहराया था। तो इसीलिए 30 दिसंबर इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता कि आज़ाद हिंद फौज की ये घोषणा स्थापित किए जाने की कहाँ किए थे? तो याद रखिएगा वो स्थान है सिंगापुर, जो आपके लिए काम का है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। उसी का नाम रखा गया था आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद। पूरा नाम इसका क्या था? आरजी हुकूमत ई आज़ाद हिंद। अब बात कर लेते हैं कई विंग्स बनाए थे सुभाष चंद्र बोस। उनमें से आपका जो महिला विंग था उसका जो कैप्टन थी उसकी अध्यक्षता यानी कैप्टन लक्ष्मी के द्वारा की जा रही थी। इसी प्रकार पब्लिसिटी एवं प्रोपागेंडा विंग के लिए किसको यानी नियुक्त किया था? यसे आयर को किया था। और इनके जो एडवाइजर थे यानी सुप्रीम एडवाइजर जो थे वो रास बिहारी बोस को बनाया गया था। और इनके द्वारा कांग्रेस के आप ये भी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की दो अध्यक्षता भी किए, एक हरिपुरा और दूसरा त्रिपुरी, 1938 और 1939 दो ये अध्यक्षता भी किए हैं। तो ये आपका और उसी 39 के दौरान इन्होंने 1939 के दौरान ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की बंगाल में स्थापना भी किए थे। कब? 1939 में। तो ये आपका न्यूज रहा। और सबसे लास्ट में जो न्यूज रही है वो 8 कोर सेक्टर को लेके रही है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये जानना कि ये 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं। तो आइए जान लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई है कि जब आप रेस लगाते हैं, लेकिन रेस की स्पेलिंग याद रखिएगा, RES है, RAC मत मान लीजिएगा। रेस को करोड़ा सेफ, जैसे आप कहते हो कि रेस जो है उसमें आपका चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, तो आप ऐसे ही इसको शॉर्टकट में याद रखिए। आप से पूछा गया रेस कैसी होनी चाहिए तो आप उसका जवाब देते रेस तो होनी चाहिए, लेकिन उसमें सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। तो रेस को करोना सेफ, यानी रेस को करोना सेफ, ये आपका अगर याद रहेगा तो आप कभी भूल भी नहीं सकते। और ये जो हमने यहाँ लिखा है ये जो घटते क्रम में है यानी वेटेज, तो यहाँ रिफाइनरी जो प्रोडक्ट होते उनका वेटेज सबसे ज़्यादा 8 कोर सेक्टर में है, ये ध्यान रखिएगा।
तो दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है, तीसरे नंबर पे स्टील है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8 कोर सेक्टर में कौन कौन एरिया कौन कौन शामिल हैं, उनमें किसका वेटेज कितना है, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है और सबसे कम वेटेज किसका है। तो सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट का है, और ई से इलेक्ट्रिसिटी यानी आपका विद्युत, और यस से स्टील हो गया इस्पात, और को से सीओ से आपका कोल यानी कोयला हो गया, और सी आर से आपका क्रूड ऑयल कच्चा तेल हो गया, और एन से आपका नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस हो गई, सी से आपका सीमेंट हो गया, और एफ से आपका फर्टिलाइजर हो गया। यानी आपका माइंड में जैसे आपका 8 कोर सेक्टर आए तुरंत ही आपका जो शॉर्टकट बताए ये आपका माइंड में नाचना चाहिए कि किसको, रेस को कोरोना सेफ, रेस को कोरोना सेफ। तो आपका इसका वेटेड टोटल पूछा जाए तो 40.27% है, जो नियरली यानी आपका ऑलमोस्ट 40% मान लिया जाता है 8 कोर सेक्टर का। और एक 8 कोर सेक्टर हैं ये IIP यानी इसकी फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है, जिसका बेस ईयर 2017-18 यानी क्या किया गया, लिया गया है। अब बात आई यहाँ IIP की, तो IIP किसके द्वारा यानी पब्लिश होता, तो ये प्रत्येक महीने NSO यानी नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस जो CSO के अंतर्गत है उसी के द्वारा ये हर महीने पब्लिश किया जाता है। तो ये आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहा। तो जो चीज़ें आपकी वन लाइनर टाइप के जीके टाइप के तो आपको हर जगह मिल जाएगी। इसमें हमारा उद्देश्य होता है जो आपको यानी कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली चीज़ें हैं उसको डिस्कस करें। तो इसीलिए आपका जीके टाइप की बहुत ज़्यादा इसमें इंक्लूड नहीं होते, वो आपका जो ग्रुप बना है उस पर अलग से आपको उसके लिए कंटेंट उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो इसी के साथ आज यहीं डिस्कशन समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।